पंजाब में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हमने एक मुहिम भी चलाई है #मास्क पहनो इंडिया। एक बार फिर से आप सभी से अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से ये बड़ी खबर, कुछ दिन में अगले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में दरअसल फेरबदल हो सकता है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक 2019 के बाद जल्द ही पहली बार कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। न्यूज 18 ने 25 दिन पहले ही इस खबर को बताया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है और अब इस पर मोहर लग सकती है। पीएम मोदी की कैबिनेट में अभी 53 मंत्री हैं, 81 मंत्री तक हो सकते हैं और ऐसे में कई पद अभी खाली हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली से मिल रही है। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। आपको बता दें 25 दिन पहले ही न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था और इस खबर पर अब मोहर लगती दिख रही है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगले कुछ दिनों में ये फेरबदल हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट में अभी 53 मंत्री है, लेकिन इनकी संख्या 81 तक हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल को लेकर जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि सुगबुगाहट कई दिनों से लगातार हो रही थी। न्यूज 18 ने 25 दिन पहले इस खबर को बताया था कि जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है और अब जानकारी मिल रही है कि अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला हो सकता है। अगले कुछ दिनों में इसको लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। अभी 53 मंत्री हैं केंद्रीय कैबिनेट में और इनकी संख्या 81 तक पहुंच सकती है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विक्रांत दिल्ली से और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विक्रांत, आपके पास आते हुए जरा बताइए कि इसको लेकर हलचल क्या है इस वक्त। देखिए, कहा यही जा रहा है, जिस तरीके की खबरें मिल रही हैं कि अगले कुछ ही दिनों में जो लंबे समय से कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 2 दर्जन मंत्री नए आ सकते हैं, नए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं इसमें, क्योंकि करीब 2 दर्जन पद खाली हैं। कई मंत्रियों के पास अतिरिक्त प्रभार है, तो वो जो अतिरिक्त प्रभार है उसके लिए नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। 5 जो चुनावी राज्य हैं अगले साल जहां पर चुनाव में जाना है, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधित्व इस नए वाले विस्तार में देखने को मिलेगा। और कई ऐसे सहयोगी हैं, जैसे जेडीयू है, अपना दल है, इस तरीके के सहयोगियों को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और जिस तरीके से उनके मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य में बीजेपी को दोबारा से जीत मिली और उसके बाद वहां पर मुख्यमंत्री बदला गया, उस पूरे काम को पूरे स्मूथ तरीके से किया गया, तो उनको यहां पर अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस छोड़ करके जब वो बीजेपी में आए थे, एक बड़ा नाम थे कांग्रेस के, और बीजेपी के साथ वो आए, सरकार बनी राज्य में मध्य प्रदेश में उसके बाद, तो एक बड़ा उनको भी ये कहा जा सकता है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस तरीके से करीब 2 दर्जन पद हैं जो अभी खाली हैं और जिन पर मंत्रियों को रखा जाएगा, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं, कई मंत्रियों के पास अतिरिक्त प्रभार है, जिस कारण कहीं ना कहीं काम पर भी कुछ असर पड़ रहा है। तो मंत्रियों का कामकाज का बंटवारा सुचारू रूप से हो, बाकी जो अतिरिक्त प्रभार है वो दूसरे नए लोगों को देने की इसमें मंत्रिमंडल विस्तार में कवायद होगी। विक्रांत, लौटने आपके पास। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। अमिताभ जी, क्या खबर मिल रही है मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले इसी से शुरू करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री के किसी भी अगले कदम के बारे में अटकलबाजी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि कई बार राजनीतिक पंडित तारीखें बताकर भी फेल हो चुके हैं। इसलिए तारीखों पर अब लोग अभी चर्चा करने से बेहतर कि हम लोग ये कह सकते हैं, जो पिछले 1 महीने का घटनाक्रम है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रिमंडल के तमाम जो सदस्य हैं उनके काम की समीक्षा की है, संगठन के स्तर पर भी उनके काम की समीक्षा हुई है, संगठन के लोगों से प्रधानमंत्री ने बात की है, बीजेपी के साथ ही साथ अपने शीर्ष मंत्रियों के साथ चर्चा भी की है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री के पास सबका खाका, सबका रिपोर्ट कार्ड और सबका बायोडाटा तैयार है किसको लेना है। रही बात दूसरी राज्यों की, उत्तर प्रदेश से लोग आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों से लोग आ सकते हैं, और दूसरा कर्नाटक जहां चुनाव है, कर्नाटक से भी कुछ एंट्री हो सकती है। गुजरात पर नजर है अगले साल की, तो गुजरात से भी एंट्री हो सकती है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, जहां पंजाब, जिसमें पंजाब भी शामिल है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक को थोड़ी तरजीह मिलने वाली है इसमें। लेकिन साथ ही साथ जो तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगले 2024 के लिए एक युवा टीम
को तैयार करना, क्योंकि 2 साल कैबिनेट का फेरबदल हो नहीं पाया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी, उसके बाद 15 में भी रिशफल हुआ था, एक छोटा सा नए चेहरों को मौका मिला था, 16 में भी हुआ था, 2016 में, 2017 में भी हुआ था। तो मुझे लगता है कि 2 साल कोरोना महामारी के कारण जो गए हैं उसमें प्रधानमंत्री ने सबके काम का जायजा लिया है और अब प्रधानमंत्री इसके लिए तैयार हैं। कब कैसे, मुझे लगता है कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है और चंद दिनों की बात है जब नए मंत्रिमंडल में नए चेहरे आएंगे। तो नए चुनाव के साथ साथ कई राज्यों को तरजीह मिलना और साथ ही साथ 2024 के लिए एक ऐसी टीम को तैयार करना जो आने वाले उसके बाद के वक्त के लिए काम कर सके, सरकार में भी, संगठन में भी, ये प्रधानमंत्री की तरजीह होगी। विक्रांत, किन राज्यों को तरजीह दी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल जो चुनावी राज्य हैं वो तो रहेंगे ही, साथ ही साथ ऐसा जो प्रतिनिधित्व जो पहले कहा जा रहा था कि कई ऐसे सहयोगी दल हैं बीजेपी के अपने जिनको अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी, जैसे जेडीयू जो बीजेपी के साथ आया लेकिन उसे अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू का प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा अपना दल के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि जब पहली बार मोदी सरकार बनी थी तो अपना दल का प्रतिनिधित्व था, अनुप्रिया पटेल उसमें मंत्री थी। तो अब ये इस तरीके का कयास है कि उनको भी शामिल किया जा सकता है। इस तरीके से अपने सहयोगियों को तो शामिल किया ही जाएगा। साथ ही साथ जो चुनावी राज्य हैं खास तौर से उन पर नजर रहेगी उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही बड़ा चुनाव है और देश के सेमीफाइनल की तरह उसे देखा भी जाता है। बड़ा राज्य है, बड़ी सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में पिछली बार बीजेपी ने जिस तरीके से भारी मैंडेट के साथ सरकार बनाई थी, उसके बाद अब राज्य का चुनाव होना है तो उसका भी प्रतिनिधित्व उसमें पूरी तरीके से देखने को मिल सकता है। पंजाब, क्योंकि कई ऐसी चुनौतियां बीजेपी को पिछले दिनों झेली है पंजाब को लेकर के, तो वहां का भी प्रतिनिधित्व आ सकता है। इस तरीके की तमाम चीजों को शामिल किया जाएगा और सबसे बड़ी बात की अभी तक कई मंत्रियों के पास अतिरिक्त प्रभार काफी ज्यादा था और ये बात जब प्रधानमंत्री ने समीक्षा की तो तब भी ये बात सब सामने आई होगी, क्योंकि मंत्रियों के पास जो कामकाज था वो काफी ज्यादा उन्होंने अपना संभाला हुआ था। अभी करीब करीब 2 दर्जन मंत्री और आ सकते हैं मंत्रिमंडल में, तो एक तरह से काम का समुचित बंटवारा हो, इसके लिए मंत्रिमंडल का ये विस्तार साफ दिखाई देता है। अमिताभ जी, लेकिन इस फेरबदल का आधार क्या रहेगा? आधार मैंने बोला, एक तो चुनाव जाने वाले राज्य, दूसरा युवा चेहरे, अनुभवी चेहरे जो संगठन से जुड़े हुए हों और वो सांसद जिन्होंने संसद में अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले 2 सालों में, पिछले 6-7 सालों में जो प्रधानमंत्री ने देखा है। तो कई ऐसे सांसदों को भी मौका मिल सकता है जिन्होंने संसद में सरकार का पक्ष रखा है, संसद में अटेंडेंस उनकी अच्छी रही है और संसद में सरकार के पक्ष में विपक्ष से टक्कर लेने में उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है। तो ये दूसरी क्राइटेरिया ये हो सकती है। तीसरा ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री को अगर 2 साल के बाद अगर कैबिनेट में विस्तार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, उसके अगले साल फिर गुजरात में चुनाव हो जाएंगे 2022 के नवंबर में, उसके फिर बाद तो 2024 तक अगर आप लोकसभा चुनाव तक की प्रक्रिया देखें, आम चुनाव तक की, तो लगातार देश में चुनाव, विधानसभा चुनाव की लंबी फेहरिस्त है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी टीम भी प्रधानमंत्री तैयार करना चाहेंगे जिसको धीरे धीरे काम का अनुभव मिले और 2024 में ऐसे युवा फ्रेश चेहरों के साथ अगर पार्टी मैदान में कूदती है तो पार्टी को फायदा होगा। प्रधानमंत्री इस बात को भली भांति जानते हैं। तो मुझे लगता है कि एक लंबी प्लानिंग है प्रधानमंत्री की इस बार और इसीलिए इतनी लंबी कवायद की गई है। सभी मंत्रियों के साथ इंडिविजुअली उनके काम की समीक्षा की गई है, सभी सांसदों के काम की समीक्षा की गई है, संगठन से राय मांगी गई है कि किनको शामिल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखी गई है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है। बहरहाल ज़्यादा अटकलें नहीं, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अभी भी बाकी है प्रधानमंत्री का, तो हम लोग उसका इंतजार करते हैं। चंद दिन ही बाकी हैं अब। जी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच बता दें अपने दर्शकों को, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी भारतीयों का डीएनए एक बताया और साथ ही उन्होंने गाय के नाम पर लिंचिंग करने वालों को हिंदुत्व के खिलाफ बताया और ये कहा कि ऐसे मामलों में कानून को ही अपना काम करने देना चाहिए। भागवत ने कहा कि भय के इस चक्र में ना फंसे कि भारत में इस्लाम खतरे में है। भागवत के इस बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है।
उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती, और संघ पहले से ऐसा मानता है। मोहन भागवत के बयान पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा वो भी, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है। बीएसपी इनकी गलत व संकीर्ण नीतियों की सर्वधर्म व सर्व समाज के व्यापक हित में हमेशा ही खुलकर विरोध करती रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर आरएसएस के सहयोग व समर्थन के बिना बीजेपी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। और इस बीच आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। मायावती के बयान पर दरअसल वो पलटवार कर रहे हैं। इस देश की एकता से बड़ी दूसरी कोई चीज़ नहीं है, और इस देश में रहने वाला हर नागरिक सबसे पहले भारतीय है, और जो भारतीय है उसमें अलग अलग प्रकार की मान्यता हो सकती है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन बाकी सब तो देशवासी हैं। अगर देशवासियों को एक करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण बयान आया है तो इसका स्वागत होना चाहिए था। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी या जो भी तमाम जो हमारे हिंदू संगठन हैं उनके बारे में सवाल करती, तो हमारे विचार संकीर्ण नहीं है। हमारा तो बहुत व्यापक वसुधैव कुटुंबकम यह जो भाव है पूरे विश्व को परिवार मानने वाला, उस दिशा में हम लोग सोचते हैं। और इस बीच मोहन भागवत के बयान पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, आरएसएस के भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी, इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल। मोहन भागवत के बयान पर दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मोहन भागवत जी, ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे? यदि ये विचार मोहन भागवत जी आप अपने शिष्यों को पालन करने के लिए बाध्य कर देंगे तो मैं आपका प्रशंसक हो जाऊंगा। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने असदुद्दीन ओवैसी और दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया। मोहन भागवत जी का बयान आया कि डीएनए सभी भारतीयों का एक है। क्या आपको लगता है, आप इससे सहमत हैं कि सभी भारतीयों का डीएनए? पहली बात यह कि संघ के विचार जो सकारात्मक विचार है वो हमेशा ऐसे ही रहे हैं, लेकिन संघ विरोधियों के दुष्प्रचार संघ के सकारात्मक विचारों पर हावी होते रहे, क्योंकि संघ के कार्यक्रम, संघ के जो प्रमुख लोगों के बातें हैं वो लोगों के बीच में सार्वजनिक रूप से कम आती थी, और बल्कि 1998 से पहले तक तो प्रतिबंध लगाया हुआ था इंदिरा गांधी जी ने, नेहरू जी की सरकार ने, और उसके बाद भी। अब दिक्कत ये हुई है कि जिन लोगों ने संघ की निगेटिव पिक्चर पेंट की थी, और वो उनकी दुकान थी, जिन लोगों ने पेंट की, और वो उनका धंधा था, अब उनको जो है वो बौखलाहट इस बात की है कि वो निगेटिव पिक्चर अब पॉजिटिव हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने जहां जहां जाकर के निगेटिव पिक्चर पेंट की है, हम जब लोगों के बीच जाए तो लोग दौड़ा दौड़ा करके उनको हिसाब किताब मांगे कि तुमने ये क्या काम किया था। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, जो अपोजिशन भी सवाल उठा रहा है कि उन्होंने डीएनए की बात कही है कि भारतीयों का डीएनए एक है, अगर पूर्व निकाला जाए तो पूर्वज सबके एक है। बिल्कुल है। जो इस भारत माँ की धरती पर पैदा हुआ है, जिसकी इस मिट्टी की, जिसके शरीर में और जिसके खून में महक है और सुगंध है, वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है, उसका डीएनए भारतीय है। और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ जी लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, मोहन भागवत के इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, उन्होंने एक ऐसा कुछ नहीं कहा है जो जिसे हम कह सकें कि नई बात कह दी है। उन्होंने पहले भी भारतीयता, हिंदुत्व, डीएनए एक है, इन सब तरह की बातें की थी, लेकिन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्लेटफॉर्म से कल जो उन्होंने कहा है,
उन्होंने संघ प्रमुख एक ऐसा मुखिया होता है, ऐसे परिवार का मुखिया जिसके करोड़ों सदस्य हैं, जिसमें बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है, ऐसे कई संगठन हैं जो देश विदेश में फैले हुए हैं। तो मुझे लगता है ये संदेश उनके लिए भी था और ये संदेश पूरे देश के लिए भी था। तो इसमें जो सबसे पहला मतलब हम निकालें कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भारतीय हैं और वो भारतीय जिनका डीएनए एक है, जिनके पूर्वज एक थे। वक्त के साथ साथ इन्होंने चोला बदला है। अगर आप किसी भी गांव में जाएं, किसी भी शहर में जाएं, रहन सहन उनका देखें, उनका खान पान देखें, सब एक जैसा है आपको। तो इसलिए भारतीयता, इसको लोगों को नहीं भूलना चाहिए, ये संदेश उन्होंने दिया। दूसरी बात कही, जो लिंचिंग करते हैं वो क्रिमिनल होते हैं, हिंदू नहीं। इसीलिए ये बात भी साफ है कि उनसे उन्होंने सीधा हाथ अपना खींच लिया है कि उनके साथ कोई भी संघ का या विश्व हिंदू परिषद का या संघ के संगठनों का साथ रहता है, वो क्रिमिनल है जो ऐसा काम करते हैं। ये बात प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, मोदी भी कह चुके हैं कि सबके साथ सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों का विश्वास भी है। तो प्रधानमंत्री ने भी ऐसी बातें की हैं और कहा है कि जब ऐसी घटनाओं को तूल क्यों देना, जब जहाँ क्रिमिनल इन्वॉल्व हैं और हर जगह क्रिमिनल को सजा मिल रही है, कोर्ट में भी और पुलिस के द्वारा भी। तो ये दूसरी बात ये किनारा किया है और ये पूरे संदेश उन तमाम लोगों तक गया है। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, जो बहस वो छेड़ना चाहते थे सरसंघ चालक देश में, वो बहस अब छिड़ चुकी है। ओवैसी का बयान चाहे पूनिया का बयान हो, चाहे मायावती का बयान हो, दिग्विजय सिंह का बयान हो, एक बहस इस मुद्दे पर छिड़ चुकी है जिस पर कोई सीधे कटाक्ष या सीधी कोई जिसे कहें क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं कि निंदा नहीं कर पा रहा है। इस घुमा फिरा कर नाक पकड़ रहे हैं कि इस कहने का मतलब ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन एक बहस उन्होंने छेड़ दी है। मुझे लगता है आने वाले महीनों में ये बहस और भी नया रूप लेगी। जी विक्रांत, मोहन भागवत का बयान और उस पर सियासत, इस सबके क्या मायने? देखिए, जब भी मोहन भागवत का कोई बयान आता है तो उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ये सब लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार जो संघ प्रमुख का जो बयान आया, डीएनए की बात वो लगातार कहते हैं, उनका एक थॉट है संघ का, और वही बात वो पहले भी ये बात बोल चुके हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर भारतीय, उस सब का डीएनए एक ही है। और दूसरा जो एक बड़ी आलोचना का शिकार होते थे संघ और उससे जुड़े हुए लोग, जो संगठन है, उनको लेकर के कहा जाता था कि ये गोवंश से जुड़े हुए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट में फेरबदल जल्द हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की यह खबर है कि जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। लगातार जो सुगबुगाहट थी वो चल रही थी और 25 दिन पहले ही न्यूज़ 18 की तरफ से खबर दिखा दी गई थी और अब हमारी खबर पर मोहर लिखती दिख रही है, क्योंकि ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। जिन राज्यों को तरजीह दी जा सकती है उनमें उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का नाम शामिल है। आपको बता दें, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, दरअसल उन राज्यों को तरजीह दी जा सकती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर पंजाब से, कैप्टन अमरिंदर सिंह कल दिल्ली आएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, कल दिल्ली आएंगे और सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। न्यूज़ 18 के पंकज कपाही की खबर है, जिसके मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। कल दिल्ली आएंगे, ये जानकारी मिल रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कि वो कल दिल्ली आएंगे और दिल्ली आकर उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है। सोनिया गांधी से वो मुलाकात कर सकते हैं। तो पंजाब में जिस तरीके से लगातार सियासी खींचतान चल रही है, लगातार कांग्रेस के भीतर ही आपसी खींचतान चल रही है और इस सब के बीच ये जानकारी मिल रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब आ सकते हैं और सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली पहुंचे हैं, वो हाईकमान के साथ मुलाकात करेंगे क्योंकि लगातार चर्चाएं हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाना है और कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने देखा था कि राहुल गांधी सभी नेताओं से मिले, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी मुलाकात नहीं हुई और जानकारी ये मिल रही है, सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कल दिल्ली जा रहे हैं और सोनिया गांधी के साथ मुलाकात कर सकते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष ना बनाया जाए, इसका विरोध जो है वो करेंगे कि सिद्धू को अध्यक्ष जो है वो नहीं बनाना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार कह रहे हैं कि सिद्धू उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, सिद्धू उनके खिलाफ लगातार मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जो है वो लगातार चाहती है कि नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी मिले और ऐसे में चर्चाएं हैं कि कैबिनेट में फेरबदल होगा, नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, अध्यक्ष तक नवजोत सिंह सिद्धू को लगाया जा सकता है। सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि सिद्धू को अध्यक्ष और 2 कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो लगाए जा सकते हैं, एक हिंदू चेहरा और एक दलित चेहरा। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम भी जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में
कैप्टन अमरिंदर सिंह कल हाईकमान को क्या कुछ जानकारी देते हैं, किस तरह से बातचीत होती है, कई मायनों में अहम है। क्योंकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे तो उस समय जो है गांधी परिवार के साथ मुलाकात नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ जब नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ मुलाकात की थी। और ऐसे में कोई भी फैसला लेना है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की मंजूरी की जरूरत है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह इसीलिए दिल्ली जा रहे हैं और सोनिया गांधी के साथ कल मुलाकात कर सकते हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, कब दिल्ली आ सकते हैं? देखिए, कल सुबह जो है वो 10 बजे के करीब दिल्ली कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने चौपर पर जा सकते हैं और सोनिया गांधी के साथ कल ही मुलाकात हो सकती है। क्योंकि लगातार ये चर्चाएं हैं कि 10 तारीख से पहले कांग्रेस जो है वो फेरबदल करेगी, कांग्रेस में कई सारे बदलाव होंगे, नवजोत सिंह सिद्धू को कई जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोध कर रहे हैं कि सिद्धू को नई जिम्मेदारी ना दी जाए, अध्यक्ष उनको ना बनाया जाए, क्योंकि सिद्धू लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। आज भी सिद्धू का ट्वीट है जहां पर अकाली दल को घेरा, वहीं ये कहा कि पंजाब में अफसरशाही भारी है और अफसरशाही जो है वो कई सारे फैसले गलत करवाती है और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधते रहे हैं। तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते 2022 में चुनाव है कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ये चाहती हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष लगाया जाए, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो ऐसे में सोनिया गांधी के साथ कई मायनों में मुलाकात अहम जो है वो मानी जा रही है। लेकिन जो कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं, क्या उस बात का समाधान सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हो सकता है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि सिद्धू राहुल गांधी से मिल चुके हैं, प्रियंका गांधी भी चाहते हैं कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जाए। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह जब विरोध कर रहे हैं तो सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद क्या जो वो चाह रहे हैं उसको लेकर कोई रास्ता खुल सकता है? पंकज, देखिए, सिद्धू को पहले डिप्टी सीएम की ऑफर थी, सिद्धू को कैबिनेट में शामिल करवाया जा रहा था, लेकिन सिद्धू ने कहा कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर काम नहीं करना चाहते। और ऐसे में अगर सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष लगाया जाता है तो उनका लेवल जो है वो सीएम के मुकाबले होगा। जब टिकटों का बंटवारा होगा उस समय भी उनका एक बड़ा रोल रहेगा। तो इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच 36 का आंकड़ा है, इसीलिए लगातार विरोध हो रहा है। कैप्टन गुट के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं कि सिद्धू को अध्यक्ष ना लगाया जाए, लेकिन अब सोनिया गांधी ने तय करना है कि सिद्धू को जिम्मेदारी क्या दी जाएगी, सिद्धू को अध्यक्ष लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा। और ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह तो यहाँ तक कह रहे हैं, ऑफ रिकॉर्ड जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि सिद्धू को अगर अध्यक्ष लगाना है तो उनको मुख्यमंत्री से हटाया जाए। लेकिन ऐसे में गांधी परिवार क्या कुछ फैसला लेता है, कांग्रेस हाईकमान क्या कुछ फैसला लेती है, कल की मीटिंग कई मायनों में अहम है। वहीं दूसरी तरफ हाईकमान की कोशिश है कि सिद्धू और कैप्टन को एक टेबल पर लाया जाए, एक फ्रेम में फिट किया जाए। दोनों ही नेता जो है वो पार्टी के लिए बेहद जरूरी जो है वो माने जा रहे हैं। ये खींचतान तो पंकज काफी दिन से लगातार चल रही है सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में। अभी हाल ही में सिद्धू की तरफ से बिजली को लेकर भी एक बड़ा हमला कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किया गया, लेकिन अब ये खींचतान किस तरफ जाती हुई दिख रही है? देखिए, हाईकमान की कोशिश है कि दोनों को एक फ्रेम में फिट किया जाए, क्लाइमैक्स की तरफ जो है क्लेश हाईकमान की कोशिश है। लेकिन इस तरह से सिद्धू के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह का सिद्धू को लेकर जो आखिरी बयान आया था, ये कहा गया था कि सिद्धू जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, सिद्धू के लिए मेरे दरवाजे बंद हैं। उसके बाद हमने देखा कि तमाम मुद्दे, चाहे बेअदबी हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे बिजली हो, उस पर लगातार निशाना जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सिद्धू साध रहे हैं। और ऐसे में सिद्धू और कैप्टन किस तरह से इकट्ठे किए जाए, ये पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। बिल्कुल बड़ी चुनौती रहने वाली। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक टेबल पर लाने की कांग्रेस की कोशिश है कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक टेबल पर लाकर इस समस्या का समाधान निकाला जाए, लेकिन उसकी उम्मीद कितनी पंकज, वो भी इन परिस्थितियों में? देखिए, बेहद कम उम्मीद है कि दोनों इकट्ठे हों, क्योंकि जिस तरह से दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो ऐसे में बेहद मुश्किल है। और इसीलिए 200 के करीब नेताओं से हाईकमान मिल चुकी है, कमेटी बन चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों को इकट्ठे नहीं किया जा चुका। अभी तक दोनों की तरफ से बयानबाजी वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और ऐसे में जब सिद्धू जो है वो दिल्ली में मौजूद हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या सोनिया गांधी से दोनों इकट्ठे मिलेंगे और किस तरह से बातचीत होगी, कई मायनों में अहम ये मुलाकात को मानी जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया पंकज, ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो सोनिया गांधी से कल मुलाकात कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, कल दिल्ली आएंगे और अपनी बात रखेंगे। इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संगठन के तौर पर कुछ फेरबदल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात के मायने क्या हैं ये देखना दिलचस्प होगा जब सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और इसमें ये जो खींचतान, आपसी खींचतान जो चल रही है पार्टी के भीतर, उसको लेकर सोनिया गांधी की भूमिका क्या रहने वाली होगी ये भी देखना होगा। और आपको बता दें कि मोहन भागवत की तरफ से जो बयान दिया गया है उसको लेकर
अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस सबके बीच AIMIM नेता ओवैसी ने सवाल उठाए। हम ये उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या मोहन भागवत जी इस बात को मान चुके हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में RSS और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि वो लिंचिंग के बारे में कह रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि RSS अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यूपी के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मॉब लिंचिंग करने वाले लोग आतताई होते हैं। हिंदुस्तान में सभी लोगों का DNA एक हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। उनकी पूजा पद्धति भले अलग हो सकती है। इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। हमारे साथ सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब है। मोहन भागवत साहब का जो बयान है, उन्होंने कहा कि DNA हिंदुस्तानियों का एक है, पूजा पद्धति भले अलग। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हिंदुस्तान की संस्कृति और भाईचारे की मिसाल है जो आदरणीय भागवत जी ने स्टेटमेंट में कहा है कि हमारा DNA एक है। तो ये भाईचारा और हिंदुस्तानियों को एक होने की उन्होंने एक साफ तौर पर बताया है कि हम सब एक हैं, सबका DNA है। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं, भाई भाई हैं एक दूसरे के, और यही हमारी विशेषता है हिंदुस्तान की। तो उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि DNA अगर सबका एक है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको भारत में मिला लेना चाहिए, और इस तरह के बयान देकर जो है देश की राजनीति को नया रूप दिया जा रहा है। देखिए, ये भ्रम पैदा करने वाली स्थिति कौन पैदा कर रहा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश को कहां खड़ा कर रहे हैं। देश के लोगों को कितना गर्व हो रहा है आज। और ये बांटने वाले लोग, इनमें हर जगह ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग और इस तरह के भाईचारे के वक्तव्य में भी अवसर तलाश रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यही लोग हैं जिन्होंने इसको जन्म दिया, इन सब चीजों को। क्योंकि हम तो वो संस्कृति में जीते हैं जहां भाईचारा, मोहब्बत, सैक्रिफाइस है। हमने तो एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़ कर जिस तरह का वक्तव्य आया है आदरणीय भागवत जी का, ये साफ संकेत देता है कि हम सब भाई भाई हैं, सभी हिंदुस्तानी भाई हैं। मैंने कहा ना कि हमारा DNA एक है, इसीलिए हम भाई भाई हैं। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे DNA में हिंदुस्तान बसता है। और अब जरा सुनिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर किस तरीके से पलटवार किया। तुष्टीकरण के महानायक आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को ये पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि मुसलमानों में भय का वातावरण और अलगाव की बात कर कर ही तो वो वोट की राजनीति करते हैं। कभी अल्पसंख्यकों के विकास के लिए इन्होंने कुछ किया हो तो बताएं। माननीय भागवत जी के बयान से समाज समरसता की ओर जाएगा। उधर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने मोहन भागवत के बयान पर सवाल खड़े किए। 10,000 साल पहले पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 10 लाख थी, और अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि 40,000 साल पहले पूर्वज सबके एक थे, तब तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश इन सबका भी DNA वही है। उनको भी शामिल कीजिए कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश सारी आबादी का DNA एक ही है। लेकिन इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर रहे हैं। मोहन भागवत साहब ने जो बात कही है वो सही है, ये बात कोई गलत नहीं है। हम सब भारतीय हैं, हमारा DNA एक है। अगर हम सब भारत के नागरिक हैं, भारतवासी हैं, तो यहाँ धर्म का और जात का प्रश्न आता है कहाँ? सबका DNA भारतीय है, यही भागवत साहब ने कहा है, और सरसंघ चालक जी ने जो कहा है उससे हम सहमत हैं। और आइए अब सुनवाते हैं आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोहन भागवत के बयान पर क्या कहा। कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सच कहा। और वैसे जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने कभी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही हमारा आधार रहा है राजनीति करने का। मोहन भागवत के बयान पर दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया उस पर बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं, आइए वो सुनवाते हैं। हम तो वसुदेव कुटुंबकम को मानकर चलने वाले लोग हैं इस देश के, जहां सबकी चिंता है। और यही बात
प्रधानमंत्री जी ने भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहा है। और जो बातें कही हैं कि सबको, भारतीय संस्कृति सबको एक साथ रखती है और किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, धर्म के हों। हम सब भारतीय हैं और हम सबको मिलकर रहना है। एक बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही है, जिसका बहुत अच्छा संदेश किया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, डोडा में आतंकी हमला हुआ है। डोडा में आतंकी हमला हुआ है, जम्मू कश्मीर के डोडा से बड़ी खबर, जहां पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। ग्रेनेड से इस हमले में एक जवान के जख्मी होने की खबर आ रही है। सुरक्षा बल ने इलाके की पूरी घेराबंदी कर ली है। जानकारी मिल रही है कि यह हमला ग्रेनेड से हुआ है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो यह आतंकी हमला हुआ है डोडा में। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के डोडा में हुआ है ग्रेनेड से हमला और एक जवान जख्मी हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और इस सबके बीच सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। तो डोडा इलाके में आतंकी हमला हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस हमले में, ग्रेनेड से जो हमला हुआ है उसमें एक जवान जख्मी हुआ है। अभी हाल ही में जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ था। 2 धमाके हुए थे जिसमें 2 जवान जख्मी हो गए थे। और अब एक और आतंकी हमले की जानकारी डोडा से। पवन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन डोडा जो मुख्य उनका हेडक्वार्टर था एसओजी का, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का, वहां पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। जो मेन गेट है एसओजी की जो लाइन का, वहां पर आतंकियों ने ग्रेनेड दागा है, जिसमें एक जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे अस्पताल शिफ्ट किया गया है और पूरे इलाके को घेरा गया है। सेना को भी मौके पर बुला लिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी पहुंचे हुए हैं। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ व सेना का एक स्पेशल जो ग्रुप है उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है, सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। पूरे इलाके को जो लाइन का हिस्सा है उसको घेरा गया है और आतंकियों की तलाश जारी है। पवन, लेकिन किन परिस्थितियों में यह हमला हुआ, और जरा एक बार फिर से बताइए कि कितनी देर पहले इस हमले को अंजाम दिया गया? देखिए, ये घटना लगभग 1 घंटा पहले की है, जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जो डोडा है वहां पर जो एसओजी का ऑपरेशनल ग्रुप होता है वो मुख्य गेट के ऊपर तैनात रहता है। तो वहां पर एक ग्रेनेड जो है वो ब्लास्ट किया गया है, फेंका गया है ग्रेनेड गेट के ऊपर, जिसमें एक जवान घायल हुआ है और उसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। तो पुलिस और सेना के जवानों को मौके पर बुलाया गया है। अभी पूरे इलाके को घेरा गया है। लेकिन ये हमला, ये बता दें कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद अचानक डोडा में पुलिस लाइन पर हमला होना कहीं ना कहीं चिंता का सबब है कि आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में शांति के पक्षधर नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों को बुलाकर बातचीत की थी, उसके बाद ही ये लगातार सिलसिला शुरू हुआ है। वो चाहे ड्रोन से अटैक हो, जहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पर हमला हो, जहाँ फिर कश्मीर में पुलिसकर्मियों पर हमले हों। पवन, लेकिन पुलिस लाइन एरिया, सुरक्षा व्यवस्था तो वहां पर भी कड़ी रहती है। अब ऐसे में वहां पर जो हमला हुआ है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितने आतंकी थे जिनकी तरफ से यह हमला किया गया होगा? किसी तरह का कोई अनुमान पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए, डोडा बहुत ही संवेदनशील इलाका है, आतंकियों का गढ़ रह चुका है। अभी भी कुछ आतंकी इस जिले में अभी भी शेष बचे हुए हैं। तो जो पुलिस की लाइन है वहां पर कड़ी सुरक्षा होती है और आसपास के इलाकों को भी सैनिटाइज किया गया होता है। लेकिन ये हमला जिस समय हुआ है उस समय मुख्य जो गेट था उसके ऊपर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर का, उसके जवान तैनात थे और माना जा रहा है कि 2 आतंकी थे, वो किसी अचानक ग्रेनेड थ्रो करने के बाद अफरा तफरी मच गई है। अभी पता नहीं चल पा रहा है किस इलाके में गए हुए हैं, लेकिन पूरा इलाका घेरा गया है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी इनपुट लेने में लगी हैं कि आखिर ये आतंकी आए किस रास्ते से और किस इलाके में गए हुए हैं। तो पूरे इलाके को घेरा गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस लाइन के साथ साथ जितना भी आसपास के मोहल्ले हैं जहाँ पे सिटी का जो इलाका पड़ता है वहां पर जो एक कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। जी, चलिए अपडेट पवन आपसे लेते रहेंगे। तो ग्रेनेड से हमला, एक जवान जख्मी, एसओजी का जवान बताया जा रहा है। एसओजी की टीम पर दरअसल ये हमला हुआ है, ग्रेनेड फेंका गया था और जो जानकारी पवन दे रहे हैं उसके मुताबिक सेना का अब जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू हो गया। लेकिन ये जो इलाका है ये आतंकियों का गढ़ माना जाता है। हालांकि अब लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों का सफाया किया जाता रहा है, लेकिन इस सब के बीच ये हमला बेहद गंभीर, क्योंकि अभी हाल ही में जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर भी हमला हुआ था। हालांकि वो ड्रोन से हमला किया गया था, लेकिन उसके बाद अब ये हमला बेहद चिंता का विषय। इस सब के बीच सुरक्षा बल की तरफ से मुस्तैदी के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू। और आइए एक बार फिर से लौटते हैं मोहन भागवत के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सब भारतीयों का डीएनए एक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गाय के नाम पर जो लिंचिंग करते हैं, दरअसल उनका हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, वो हिंदुत्व के खिलाफ है। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ऐसे मामलों में कानून ही अपना काम करेगा और कानून को अपना काम कर देना चाहिए।
मोहन भागवत ने यह भी कहा कि भय के इस चक्र में ना फंसे कि भारत में इस्लाम खतरे में है। भागवत के इस बयान पर लगातार सियासी घमासान शुरू हो चुका है और इस सब के बीच अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने मोहन भागवत के इस बयान का समर्थन किया। सुनिए क्या कहा। आदरणीय भागवत जी का बयान बिल्कुल सत्य है और सारे संत महात्मा उनका समर्थन इसलिए करते हैं कि ओवैसी जी अपने पूर्वजों पर ध्यान दें तो वो पहले हिंदू ही रहे होंगे। भारत में रहने वाला हर मुसलमान पहले हिंदू था, हर क्रिश्चियन पहले हिंदू था। ये तो लोगों ने लालच में, दबाव में कोई न कोई बन गए, तो इसलिए अगर उनका टेस्ट कराया जाए, पूर्वजों का दिया जाए इतिहास, तो सब हिंदू थे। और उधर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। मोहन भागवत जी को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जिस तरह से जो किताब का लोकार्पण किया, उस मौके पर उन्होंने जिस तरह से सभी को लेकर चलने की बात और सब एक होने की बात, भारत और भारतीयता की जो बात कही है, ये बहुत मुबारक बात है। आज जिस तरह से देश हमारा पूरी दुनिया के अंदर आज विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता है और जिस तरह से आज हमारा देश जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उससे हम लोगों के अंदर एकता, मोहब्बत, भाईचारा इससे आएगा और इससे हमारे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा। और अब जरा सुनिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से क्या कहा गया। हम सबको जोड़ने वाला तत्व है भारत माता और हम एक ही माता के पुत्र होने के नाते से एक हैं। इसलिए मैं उनके इस बयान को उचित और अच्छा मानता हूँ। लिंचिंग के बारे में भी हमारी बात स्पष्ट है। आजकल की जो स्मृति है उसको भारत का संविधान कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया हुआ संविधान, और सबको विरोध करने का हक है, गौरक्षकों को भी है, और कानून की सीमा में रहकर वह होना चाहिए। हिंसा का या लिंचिंग का समर्थन न संविधान करता है। कांग्रेस के पीएल पुनिया ने मोहन भागवत के बयान पर क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। मोहन भागवत जी ने जो बातें कही हैं कि लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं है और जो मुसलमानों के खिलाफ जो बयान देते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में रह नहीं सकते, वो हिंदुत्व का एजेंडा नहीं फॉलो करते हैं। ये सुनने को तो बात अच्छी लगती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। और उधर बीजेपी के नेता विनोद सोनकर ओवैसी पर आरएसएस और हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। संघ और हिंदू को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों का अपना मूल एजेंडा है, जबकि संघ जब से बना है तब से आज तक कभी भी इस तरह की किसी न घटनाओं का कोई समर्थन नहीं किया है, बल्कि समय समय पर इसकी निंदा की है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका एजेंडा ही है संघ और हिंदू को बदनाम करने के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि लोक जनशक्ति के चिराग पासवान मोहन भागवत के इस बयान का समर्थन करते दिखे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए समान है, किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप कैसे इस बयान को देखते हैं? देखिए, जात पात धर्म मजहब के आधार पर लोगों को बांटा जाए, उसके आधार पर उनसे भेदभाव किया जाए, ये गलत है। इसका पक्षधर हम लोग कभी भी नहीं रहे। मैंने तो हमेशा कहा है, ना जात ना पात करे सबकी बात। और अब जरा सुनिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भागवत के बयान पर किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मेरे साथ है। सर, मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान देश के सभी लोगों का डीएनए एक है और जो लिंचिंग करता है वो हिंदुत्व के खिलाफ है। क्या ये एक राजनीतिक है? ये चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, उसको लेकर ये स्टैंड लिया गया है? मोहन भागवत जी को बहुत सालों बाद ये समझ आई है। अच्छा है कि इस उम्र में उन्हें कुछ ज्ञान हुआ, कुछ बुद्धि आई। अब ये मुझे पता नहीं ये राजनीति के कारण है कि ये इनकी दिल और दिमाग और हृदय से निकली आवाज़ या केवल मीडिया के लिए निकली है। लेकिन जो टाइमिंग है सर, उस पर तो सवाल उठा ही सकते हैं ना। टाइमिंग तो है कि किस प्रकार से वे अपने आप, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, आरएसएस तो कहती है हम राजनीतिक दल नहीं है,
तो सामाजिक दल हैं। पूरा देश जानता है कि राजनीतिक दल का एक भाग है, या भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल आरएसएस का एक भाग है। इतने साल इनके गुरु, इनके नेता आरएसएस के कहते रहे, इतनी घटनाएं अपनी देश में मुसलमानों के खिलाफ होती रही, उस वक़्त इतनी आवाज़ नहीं उठी। इस उम्र में अच्छा है कि उन्होंने देश की एकता की बात करी है। तो चुनाव में ये फ़ायदा पहुंचाएगा इनका मोहन भागवत का बयान? हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। अंत में हमारी देश की जनता सच्चाई का साथ देगी। उधर मोहन भागवत के इस बयान पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। आइए सुनिए क्या कहा। अगर भागवत जी का हृदय बदल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन संघ परिवार हमेशा से वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाला संगठन है। गोलवरकर गुरुजी ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाली नीति के जनक रहे हैं और हमेशा से संघ वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखता है। एक धर्म के भीतर भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, इसका विश्वास रखने वाला संगठन अगर धर्म की हदों को तोड़ना चाहता है तो ये अच्छी बात है। और इस वक्त महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए कर दिया गया है निलंबित। बताया जा रहा है कि ये सभी विधायक ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सदन में हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद इन विधायकों के ऊपर कार्रवाई की गई और हंगामे में शामिल बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। तो विधानसभा में हंगामे के आरोप में दरअसल 12 बीजेपी विधायकों को निलंबित किया गया, 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर दरअसल ये विधायक हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद इन विधायकों के ऊपर ये कार्रवाई की गई। हंगामे में शामिल बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया। किन किन को निलंबित किया गया वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरीश पिंपले को निलंबित किया गया, यानी इन 12 विधायकों में हरीश पिंपले का नाम शामिल है। योगेश सागर भी इसमें शामिल है, जिनको 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। विधानसभा से गिरीश महाजन, अभिमन्यु पवार, ये वो नाम जो बीजेपी के विधायक जिनको निलंबित किया गया 1 साल के लिए। ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। अभिमन्यु, आप लोग वेल में गए, विधानसभा अध्यक्ष को वहां पर उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, ऐसा आरोप लगाते हुए आप लोगों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। किस तरीके से देखते हैं? ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई तथ्य उसमें नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि अध्यक्ष जी के चैम्बर में जो भी कुछ हुआ है उसका सीसीटीवी बाहर रिलीज करे, मीडिया को दे दे, ताकि पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ना हाथापाई हुई, ना मारामारी हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, हमारे सदस्य थोड़े आक्रामक थे क्योंकि अंदर देवेंद्र जी को बुला नहीं दिया जा रहा था, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए थोड़ा हम आक्रामक हो गए थे, ये सही है। फिर जब अध्यक्ष के चैम्बर में आए तो अध्यक्ष जी भी आक्रामक थे, हमारे लोग भी आक्रामक थे, शिवसेना के लोग भी आक्रामक थे। अगर सस्पेंशन करना है तो शिवसेना के लोगों का सस्पेंशन होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि माननीय भास्कर जादव साहब अध्यक्ष के चैम्बर में, अध्यक्ष के चेयर पे बैठते हुए झूठी बात रिकॉर्ड पे ला रहे हैं। उनको किसी ने भी गाली नहीं दी। और इस बीच विधायकों के निलंबन के फैसले से नाराज विधान परिषद के बीजेपी विधायकों ने सदन की सीढ़ियों पर हंगामा किया। बीजेपी के विधान परिषद के जो विधायक हैं वो यहाँ पर सीढ़ियों पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी हुई है। जो विधायकों का निलंबन किया गया है उसे लेकर ये घोषणाबाजी यहाँ पर चल रही है। ऐसे ही कुछ विधायक जो हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से घोषणाबाजी चल रही है। सरकार, इनका ये कहना है कि सरकार सवालों के जो जवाब हैं वो नहीं दे रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे लाइव जुड़ गए। अभिषेक पांडे, विधानसभा में जो विधायक बीजेपी के निलंबित हुए उससे नाराज विधान परिषद के बीजेपी विधायकों की तरफ से हंगामा किया गया, क्या जानकारी? और
बिल्कुल बीजेपी की जिस तरीके से रणनीति रही है उस पे साफ तौर पर यह है कि सरकार को घेरा जाए, और यही वजह है कि 12 विधायकों के जो विधानसभा के 12 विधायकों को निलंबित किया गया है। उसके बाद अब बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी तय की है कि सरकार के ऊपर और आक्रामक तरीके से अब अपनी बात रखी जाएगी, खास करके विधान परिषद हो या विधानसभा। अभिषेक, आपको रोकेंगे। अभिमन्यु पवार निलंबित विधायक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिमन्यु जी ये बताइए, विधानसभा में हुआ क्या था जो आप लोगों पर कार्रवाई हुई? जी, वहाँ ऐसा हुआ था कि जो ओबीसी के बारे में चर्चाएं चल रही थी जी, एम्पिरिकल डाटा जो है वो मांगा गया था, उसमें जो जजमेंट है कृष्णमूर्ति का उसके ऊपर बहस चल रही थी। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना यह था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें जो सेंसेक्स डेटा देना चाहिए उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। हालांकि कृष्णमूर्ति के जजमेंट में जो लास्ट प्यारा है उसमें क्लियर बता दिया गया है कि एम्पिरिकल डेटा इज अवेलेबल होना चाहिए, और एम्पिरिकल डेटा जो होता है वो राज्य की सरकार के द्वारा बनाया जाता है। एक आयोग गठित करना चाहिए और आयोग के द्वारा एम्पिरिकल जो डेटा है वो कलेक्शन करना चाहिए। हालांकि ये फैक्ट है, इसके ऊपर बहस चल रही थी। बहस के दरमियान हमारे विपक्ष के नेता जो है माननीय देवेंद्र जी, उनको बात करने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हमारे लोग कुछ आक्रामक हुए थे और आक्रामक होकर हम लोग डायस पे चढ़ गए थे। सीधी सी बात है, हमारी आवाज दबाने की कोशिश हो रही थी, हमने आवाज हमारी उठाई। ये अभी इन लोगों ने हमारी आवाज दबाने की कोशिश की, हमको 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, लेकिन हम इसके खिलाफ में जनता में जाएंगे। जनता सबसे बड़ी ऊपरी होती है, जनता का न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय होता है, उनके पास जाएंगे और ओबीसी के न्याय के हक में हम और लड़ेंगे और तेजी से लड़ेंगे। अभिमन्यु पवार जी, यानी आप मान रहे हैं कि आपने नियम तोड़ा, आप पर कार्रवाई सही हुई, जबरदस्त तरीके से आप लोग आक्रामक थे विधानसभा में? जहां तक बात नियम तोड़ने की है, कई बार ऐसा हो चुका है, ये बात पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्स्पिरेसी कर दी थी, उनका ये पूरा एजेंडा फिक्स था, इस एजेंडे के तहत उसने एक कार्रवाई की गई। इससे पहले भी कुछ लोग डायस पे चढ़े थे। माननीय जयंत पाटिल जी जो स्वयं बहुत बड़े नेता है, वो खुद हमारे सत्ता जब थी वो डायस पे आए थे, हमने कार्रवाई नहीं की, माफी मांगते ही सब कार्रवाई खत्म हो गई। हमने हमारे जो चीफ व्हिप है माननीय आशीष शेलार जी, उन्होंने पालिका सभापति की माफी मांगी थी, हमसे कुछ गलती हुई तो माफ कर दीजिए। माफ करने के बाद यहाँ मामला खत्म होना चाहिए, आमतौर पर होता रहता है, अभी तक होता आया है, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी था कि हमारे संख्या कम करने के लिए ये साजिश की तरफ हो गया है। मतलब माफी मांगी गई थी? अब हमारे चीफ व्हिप ने माफी मांगी थी सभापति की, फिर भी ये गवर्नमेंट आवाज दबाने की कोशिश। देखिए 2 दिन का सेशन रखा है, 2 दिन में हमारे कोई क्वेश्चन नहीं है, खाली पुरानी जो सप्लीमेंट्री डिमांड है उसके ऊपर चर्चा बताई गई है, लेकिन हमने बोलने के लिए जगह ही नहीं रखी है उन लोगों ने। हमारे जनता के कुछ सवाल है, जनता के कुछ क्वेश्चंस है, जनता बहुत सारे मराठा आरक्षण है। पर क्यों आप पर कार्रवाई करना आप कह रहे हैं कि सरकार का एजेंडा था और उस एजेंडे के तहत कार्रवाई हुई है, ऐसा क्यों सरकार करना चाहती है? क्यों आप लोगों की संख्या कम करना चाहती है? उनका जो छुपा एजेंडा था वो हमारे यहाँ अध्यक्ष की जगह वैकेंट है, विधानसभा अध्यक्ष की, वो इलेक्शन लेना चाहते थे, उसकी वजह से शायद वो संख्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सस्पेंड होने के बाद अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता, ये भी क्लियर है। लेकिन उनका शायद वो हमारे आवाज दबाने की कोशिश कर दी है। पिछले सत्र में माननीय देवेंद्र जी ने वो वाजे का मुद्दा उठाया था, अभी बहुत सारे वाजे हैं उनके लाइन में, हम वो वाजे निकाल सकते थे इस चर्चा के दरमियान, इसलिए चर्चा उन्होंने रोक दी है और खाली सप्लीमेंट्री डिमांड रखी है। कोई भी जनता का सवाल हमारे जो ठीक है होते हैं, अब आप लोग क्या करेंगे इस कार्रवाई के खिलाफ? अभी हम जनता में न्याय मांगे, जनता में जाएंगे, रास्ते पे आएंगे, रास्ते पे हम आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ में। चलिए शुक्रिया। बीजेपी के निलंबित विधायक अभिमन्यु पवार हमारे साथ थे, जो कह रहे हैं कि इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ वो आगे कदम उठाएंगे। और इस सबके बीच आपको ये भी बता दें कि जो बीजेपी विधायक है, विधान परिषद के बीजेपी विधायकों की तरफ से इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई और हंगामा किया गया, और साथ ही अपने ऊपर निलंबित विधायकों ने कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है, एजेंडे के तहत हुई है, और साथ ही उनकी तरफ से राज्यपाल से मिलने की बात भी कही गई है। विधानसभा से निलंबित होने वाले विधायकों ने इस कार्रवाई पर क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। भाजपा के कोई भी सदस्य ने किसी भी सम्माननीय सदस्य या तालिका अध्यक्ष को गाली गलौज नहीं किया। गाली गलौज करने वाले लोग तो शिवसेना के थे, बावजूद उसके ये कार्रवाई हुई है, तो इसका वर्णन मैं इतना ही कर सकता हूं
कि तालिबानी पद्धति से सरकार चलाने वालों को भी शर्म आ जाए। ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम इस सरकार ने किया है। 100% ये हिटलरशाही है। उद्धव ठाकरे जी और पवार सरकार की हिटलरशाही है। आज हमारा ओबीसी समाज के लिए हमने जो आवाज उठाई, इसकी बदौलत हमारा आवाज बढ़ा है, हम बोलते हैं। तो इसकी वजह से मेरा यहाँ पे सस्पेंशन किया है। 12 एमएलए को जो सस्पेंड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभिषेक लगातार हमारे सहयोगी बने हुए। अभिषेक, यानी बीजेपी इस मुद्दे पर अब आर पार के मूड में, राज्यपाल से मिलने वाले थे विधायक, क्या जानकारी? बिल्कुल, राज्यपाल साहब से कुछ देर में सभी 12 निलंबित विधायक राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और इस पूरे मामले में जानकारी देंगे। हालांकि राज्यपाल के अगले इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करेंगे कि राज्यपाल क्या भूमिका लेते हैं, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने साफ कर दिया है कि उनकी कोई गलती नहीं थी। ये सदन के भीतर जो कुछ हुआ उसके लिए उन्होंने माफी मांगी थी और ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है। और जो विधानसभा अध्यक्ष के केबिन के भीतर जो कुछ हंगामा हुआ है उसको लेकर सस्पेंशन हुआ है, जो कि वो किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता है। बावजूद इसके जानबूझकर ये सस्पेंशन किया गया है और कहीं न कहीं खासकर ओबीसी के मामले पर जो बीजेपी आक्रामक हो रही थी, मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी आक्रामक हो रही थी, उसको ये दबाने की कोशिश है। दो दिन के सत्र में आज पहले दिन 12 विधायकों के निलंबन से ये साफ हो गया कि सरकार भी किसी भी तरीके से झुकने के मूड में नहीं है। हालांकि 1 साल के लिए निलंबन है। ऐसे में आने वाले समय में चलिए अभिषेक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। और आइए बढ़ते आगे। पंजाब में एक और बड़े नेता ने बिजली नीति पर सवाल उठाए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने बिजली के मुद्दे पर अपनी ही पंजाब सरकार को घेरा है। उन्होंने बिजली पर अब तक श्वेत पत्र नहीं लाने पर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने बिजली संकट के लिए भी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस सांसद ने पंजाब सरकार से हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग की है। प्रताप सिंह बाजवा जी, बिजली के संकट को लेकर के आपने भी सवाल खड़े किए, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सवाल खड़े किए और कहा यह जा रहा है कि आप ये चाहते हैं कि आगे ऐसा कोई संकट ना आए, इसके लिए पहले ही कोशिश करनी चाहिए। आप व्हाइट पेपर की भी बात कर रहे हैं। देखो, ऐसा है कि पंजाब में जो चेयरमैन हैं हमारे पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के, उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि इस दफ़ा हमें पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा है कि चीफ मिनिस्टर साहब, पैडी ये चावल जो है इसको लगाते हुए पंजाब को आज 60 साल हो गए। ये मिड 60s में शुरू हुआ था। हर साल एक रिचुअल है, एक एक्सरसाइज है कि जब भी हमने पैडी लगानी है, पैडी का सीज़न है या चावल का सीज़न है, तो चीफ मिनिस्टर खुद मीटिंग लेते हैं या जो पावर मिनिस्टर होता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के पास, और चीफ मिनिस्टर साहब खुद 1 महीना पहले एक सारी अपनी ये जो बॉडीज़ हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ी हुई, इनकी मीटिंग लेते हैं और ये देखते हैं कि जून, जुलाई और अगस्त में जब पीक टाइम होगा तो हमें कहाँ से बिजली मिलेगी। जहाँ भी उनकी एग्रीमेंट्स नहीं होती उनसे एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, सेंटर ग्रिड के साथ या थर्मल प्लांट्स के साथ या हाइड्रो के साथ। तो ये अगर ये आज बहाना दिया जा रहा है कि जी हमारा ये जो मॉनसून था डिले हो गया, और मैंने कहा जी आज तो टेक्नोलॉजी 6 महीने पहले ही बता देती है मॉनसून आने कब है। ये तो बहाना बिल्कुल गलत है। ये बाकायदा तौर इनकी मिसमैनेजमेंट है, ये चेयरमैन की और इनकी बॉडीज़ की। और जैसे लैक्स माहौल चलता है कि कोई बात नहीं, ठीक हो ही जाएगा, तो ऐसे काम नहीं होना चाहिए। और इनको बाकायदा तौर जो भी आदमी जिम्मेवार हैं, जो इतने बड़े पैमाने पर विरोध हुआ सरकार का, तो उसकी जिम्मेवारी जो ऑफिसर्स पर है उनको ईयर बार करना चाहिए और उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए। बिजली संकट पर अकाली दल के तरफ से भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई। आइए सुनवाते हैं आपको। पंजाब में हालात ये हैं कि सारा पंजाब सड़कों पे उतरा हुआ है। बिजली के लिए हाहाकार कोने कोने में मची है, लेकिन सरकार को लोगों की बिल्कुल परवाह ना होकर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में दिल्ली के गेड़े लगा रहे हैं। आज जो यहाँ पे पैडी का सोइंग सीज़न है, जहाँ नहरें सूखी हुई हैं, नहरों में पानी नहीं है, खेतों में बिजली ना आने करके ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं।